पूर्व दिल्ली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, फूल और रोशनी से सजे हैं मंदिर। कोरोना को लेकर इस बार मंदिरों में भीड़ कम, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ध्यान। बीजेपी ने की ताहिर की सदस्यता रद्द करने की मांग। सदस्यता रद्द करने को लेकर मेयर को लिखी गई चिट्ठी। सांप्रदायिक दंगों के केस में गिरफ्तार है ताहिर, मुख्य साजिशकर्ताओं में नाम है शामिल। सीमापुरी में दिल्ली पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। शख्स के पास से लगभग 5 किलो गांजा किया गया बरामद। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। बीजेपी की दिल्ली टीम पर कोरोना की छाया। 55 साल से अधिक उम्र के नेताओं को नहीं बनाया जाएगा जिला अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष के लिए भी है 45 साल की सीमा। यमुना पार के जिला अध्यक्षों के लिए चल रहे हैं कई नाम। और कृष्णानगर से कांतिनगर तक की सड़क बदहाल, लोगों को आने जाने में होती हैं परेशानियां। सड़कों पर गड्ढे, फुटपाथ टूटे हुए, शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस बार जन्माष्टमी पर वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है जो हर साल देखने को मिलती थी। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। मंदिर पूर्व दिल्ली के सजे हुए हैं, लेकिन जो उत्साह पहले देखने को मिलता था, इस साल वो उत्साह कोरोना के चलते फीका दिखाई दे रहा है। वहीं पुजारियों का कहना है कि मंदिर में भक्तों के आने जाने की व्यवस्था एकदम दुरुस्त की गई है। लोग आ जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिर भी भक्त भी कृष्ण के नाम में झूम रहे हैं। मंदिर में सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई हैं। समय समय पर मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। किसी को बिना मास्क के मंदिर के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान बहुत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। मंदिर में भगवान कृष्ण को मनाया जा रहा है और हर जगह श्री कृष्ण नाम के भजन चल रहे हैं और हर घर में राधे राधे नाम की धूम मची है। पहले संगत आती थी वो आज के समय में नहीं आएगी, और जो हमारे गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस मिली हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हैं कि काफ़ी दूरी बना के रखें। हमने भी ये बैरिकेड किया हुआ है ताकि लोगों में दूरी बनी रहे, क्योंकि देखो खतरा है, सबको पता है और सब समझदार हैं। तो इसलिए पब्लिक को ऐसा रोका नहीं गया है कि आप रुक जाओ, आओ सभी दर्शन करके। कोई भी ऐसा प्रसाद नहीं बना के दे रहे हैं। जो भी होगा या फल का प्रसाद होगा या जो प्रसाद बनता है वो है। कोई भी खुला प्रसाद जैसे हलवा प्रसाद है या खीर प्रसाद है आदि आदि वो अभी नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में जन्माष्टमी मना रहे हैं सभी, बहुत खुशी की बात है। आज भगवान कृष्ण का ये 5247वां जन्मदिन है, जो हमारे परमात्मा द्वापर के अंत में प्रकट हुआ था और अब कलयुग चल रहा है और कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 5247वां आज जन्मदिन है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे बढ़िया तरीके से पालन, जैसे आप देख सकते हो मंदिर में चारों ओर रस्सियां बांध के और बहुत गोल चक्कर लगाए गए हैं जिनमें दायरे में रह के लोग मत्था टेकने आएंगे। तो बाकी तो सब कुछ पहले की तरह चलेगा। मत्था टेकने का प्यार से आए, सभी सत्कार से मत्था टेके और मत्था टेकने उपरांत भीड़ नहीं जमा करने दो। किसी तरह की मटकी तोड़ इत्यादि जो कार्यक्रम सांस्कृतिक होते हैं वो कोई कार्यक्रम नहीं रखे जाएंगे। ठाकुर जी को सजाया जाएगा, मन और उल्लास के साथ मन में ही मयूर के रूप में नाचा जाएगा। संगत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा झूला झूलाएं, दर्शन करें, भगवान का मर्यादा का पालन करें और अपनी जो ज़रूरत है आज के समय की उस मान्यता का पालन करते हुए सरकार का पूरा सहयोग दें। अपना जीवन भी बचाएं, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए भी देखें और यही राष्ट्र कल्याण की मंगलमयी धारणा के साथ हम सभी कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी रहें सभी लोग। जो कोरोना काल के कारण जो लोग त्यौहार नहीं बना पा रहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, फिर भी भगवान की आस्था को देखते हुए सभी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए कई ऐसी चीज़ें जिनको मतलब देखते हुए त्यौहार बनेगा, पर धीरे बनेगा। और कोरोना की वजह से सब लोग घर में अब थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख के थोड़ा बहुत सत्संग करेंगे। जो झांकियाँ वगैरह वो नहीं होंगी इस बार, क्योंकि इस बार यह है कि बड़ा थोड़ा कम करके मनाएंगे। हमारे महाराज जी का आदेश है कि अपना थोड़ा कम करके मनाएंगे। ये कोरोना की वजह से थोड़ी कम मनाई जा रही है
और संगत भी थोड़ी कम है। और अगर कोरोना नहीं होता तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती, बहुत खुशी और संगत भी बहुत होती और बहुत सबको खुशी होती, भीड़ संगत इकट्ठी होती। इस बार हम त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी है कि हम आपस में दूरियां बनाकर मनाएं, क्योंकि आई हुई जो देश में महामारी है उसको हम दूर भगा सके और प्रेयर कर सके कि प्रभु जी इस महामारी को दूर करो। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने ईस्ट एमसीडी के मेयर को चिट्ठी लिखी है, जिनमें उन्होंने नगर निगम एक्ट की धारा 33 का हवाला देते हुए सांप्रदायिक दंगों के केस में गिरफ्तार हुए ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये जांच में साफ हो गया है कि ताहिर इस साल फरवरी में हुए दंगों में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। इतने गंभीर आरोपों के बाद भी आप पार्टी ने उन्हें सिर्फ निलंबित किया है और वहीं दूसरी ओर वकील कर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने जो दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें वो दोषी पाए गए। उनको सदस्यता मेयर को चिट्ठी लिखी हुई निलंबित कर दी जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका एक प्रोसीजर होता है कि जब वो दोषी पाया गया है, कोर्ट ने उसको सजा नहीं दी अभी, जब कोर्ट उसको सजा दे देगी तो वो पूरी तरीके से दोषी करार हो जाएगा। और मेयर को क्या, फिर तो जब सजा दोषी हो जाएगा, सजा हो जाएगी, उसकी सदस्यता अपने आप ही खत्म समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं समझता हूं प्रोसीजर है, प्रोसीजर के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। इस तरीके से कह दो कि भी इसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, इस तरीके से नहीं होता है। उसकी सदस्यता निश्चित रूप से रद्द होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा खूनी दरिंदा है जिसने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का काम किया है। और अभी तक मुझे समझ नहीं आता, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित किया है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन के तार ऊपर के नेताओं से भी जुड़े हुए हैं। इसके अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक से लेकर सीएम खुद भी इन्वॉल्व हैं, ऐसी जो भी सबूत सामने आए हैं। और इनके बारे में तो पहले ही वार्ड कमेटी में इनके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया था। आम आदमी पार्टी हाउस चलने ही इसलिए नहीं देती कि उस प्रस्ताव पे चर्चा होगी। एक अपराधी कानून के दृष्टि से अपराधी सिद्ध ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं है, सिर्फ एक अक्यूज्ड है। तो आप सिद्ध कर लो, आप उसे जेल भी दो, फांसी भी दो, सब कुछ करो, लेकिन एक बार सिद्ध होने के बाद महज चार्ज लगा देने से किसी का अपराध नहीं बन जाता है। आप वेट करें, जब उसका अपराध वो हो जाएगा आप कर दें उसे। पार्टी ने तो निकाल ही दिया, पार्टी ने निकाल दिया, सदस्य है, काम कुछ कर नहीं रहा, जेल के अंदर बंद है। अगर आप निकाल के लगता है कि आपको बहुत बड़ा ऊंचा काम कर लेगा तो कर लो। लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी सोच को सीधी सीधी कहती है, जब कानून उसे अपराधी घोषित करे और उसकी सजा दे तब आप उसे निकाल दें। उससे पहले आपका इस पर कुछ करना आपके मेरे हिसाब से सही नहीं है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने पेट्रोलिंग के दौरान सीमापुरी इलाके से एक 22 साल के शख्स को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 4 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी की पहचान फारूक नगर गाजियाबाद निवासी खालिद के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बाइक से गांजे की सप्लाई करने के लिए कहीं जा रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर काफी नामों को खोजा जा रहा है। कोरोना का छाया इन टीमों पर पड़ रहा है। बीजेपी में युवाओं को जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद तेज है। पूर्व दिल्ली के कई जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की कमान 2 जून को आदेश गुप्ता को दे दी गई थी। तब से बीजेपी उनकी नई टीम का इंतजार कर रही है। बीजेपी की नई टीम पर कोरोना की छाया है, इसलिए बीजेपी की नई टीम ऐसी होगी जो युवा हो, यानी कि जिन्हें कोरोना का खतरा कम हो। इसका मतलब ये भी लगाया जा सकता है कि अभी कोरोना से मुक्ति नहीं मिलने वाली। बीजेपी ने इस नए दौर में दिल्ली में जिला अध्यक्ष ऐसे लोगों को बनाने का फैसला किया है जिनकी उम्र 55 साल से कम हो, यानी कि जो भाग दौड़ भी कर सकें और भीड़ भाड़ में जाते हुए उन्हें कोरोना का खतरा भी कम हो। इसी तरह मंडल अध्यक्षों की उम्र 45 से अधिक नहीं होगी। दिल्ली में जिला अध्यक्षों को चुनने के लिए हर जिले में
रायशुमारी कराई गई है। ये रायशुमारी पूरी हो गई है और हर जिले में कम से कम 3 नाम हाईकमान को सौंप दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिव अरुण सिंह और महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजया रहाटकर को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। उन्होंने हर जिले में एक इंचार्ज बनाकर रायशुमारी कराई है। रायशुमारी में सांसद, विधायक या विधानसभा के उम्मीदवार, पूर्व जिला अध्यक्ष, पार्षद वगैरह जैसे लोगों से राय ली गई है। रायशुमारी आने के बाद भी जिलों और मंडलों में अभी नाम फाइनल नहीं हुए हैं, क्योंकि नगर निगम के चुनाव अब 1.5 साल दूर हैं और आम आदमी पार्टी ने अपने तरकश से तीर अभी से निकालने शुरू किए हैं। तो बीजेपी भी इस मामले में काफी सीरियस रहना चाहती है। यमुना पार के सीनियर नेता महेंद्र आहूजा ने सीसीएन को बताया है कि जिला अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया क्या है। उन्होंने ये भी साझा किया है कि इस बार उम्र की सीमा क्यों रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन की रचना का काम चल रहा है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष जी की घोषणा हुई है और अभी जिला अध्यक्षों की घोषणा शीघ्र होने वाली है। जिला अध्यक्ष कौन हो, इसके लिए सभी की राय ली जा रही है। ये जानकारी भी बिल्कुल ठीक है और सभी की राय लेना भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अकेली भारतीय जनता पार्टी ही विश्व में ऐसी पार्टी है जिसके अंतर्गत सर्वानुमति और सर्वसहमति से निर्णय लिए जाते हैं। 55 साल की आयु, 50-55 की आयु में व्यक्ति ऊर्जा और अनुभव का मिश्रण लिए होता है और कोविड के दिनों में 55 साल से अधिक या 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को अधिक भागदौड़ करना संभव नहीं होगा, तो इस काम के लिए शायद ये निर्णय किया गया है। और अन्य किसी भी पद के लिए आयु का ये बंधन नहीं है। वरिष्ठता का, अनुभव का, सीनियोरिटी का ध्यान अन्य दायित्वों पर बहुत रखा जाएगा। ये आयु की लिमिट केवल जिला अध्यक्ष पद के लिए, अन्य किसी पद के लिए नहीं है। पूर्वी दिल्ली के 2 जिलों शादरा और मयूर विहार जिले में भी रायशुमारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि शाहदरा जिले में रामकिशोर शर्मा को फिर से जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है। सांसद गौतम गंभीर के साथ साथ पार्टी के कई नेताओं ने उनके पक्ष में राय जाहिर की है। इसके अलावा जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें जीतू चौधरी, राजीव गुगलानी, यशपाल कंथुरा, अनिल शर्मा और संतोष पाल के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ मयूर विहार जिले को नया अध्यक्ष मिल सकता है। इस समय वहां ललित जोशी अध्यक्ष हैं, लेकिन सांसद समेत कई नेता उनके पक्ष में नहीं हैं। जिन और नामों की चर्चा है उनमें राजकुमार ढिल्लों, वीरेंद्र डेडा, चौधरी देवेंद्र, चौधरी अनूप और राहुल सूद के नाम लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सीसीएन के लिए। दिल्ली पुलिस को अब मुजरिमों को लेकर अब कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि थाने से ही मुजरिमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले प्रत्येक जिले के एक थाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी और अगर ये व्यवस्था सफल रही तो इससे हर थाने में लागू किया जाएगा। पहले पुलिस मुजरिमों को लेकर निचली संबंधित अदालतों में पेश होती थी, पर लगातार मुजरिमों की संख्या बढ़ने से पुलिस को घंटों इंतजार करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस अब मुजरिम की फाइल को संबंधित जिले के जज को पेश करेगी। इसको पढ़ने के बाद जब मुजरिम को पेश करने के लिए कहा जाएगा तब उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। ऐसे में पुलिस के लिए ये बेहद राहत देने वाली व्यवस्था है। भारत के कानून में ये व्यवस्था है कि किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने के 24 घंटे में उसे अदालत के सामने पेश करना होता है। इसी व्यवस्था के तहत कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जजेस की ड्यूटी लगाई गई थी मंडोली जेल में और तिहाड़ जेल में कि वो वहाँ पर मुलजिमों को उनके सामने पेश किया जाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में ये प्रस्ताव भेजा कि क्यों ना इसी व्यवस्था को जिले स्तर पर लागू किया जाए और हर जिले के एक थाने में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बना जाए जहाँ पर कि मुलजिमों को पेश किया जाएगा और वहीं पे मजिस्ट्रेट कॉन्फ्रेंसिंग से उसको कस्टडी को आगे बढ़ा पाएँ। इसी कड़ी में उन्होंने कहा अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हर ज़िले में कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाया जाएगा हर थाने में और इसके साथ आर्थिक अपराध शाखा और क्राइम ब्रांच वगैरह में भी एक एक कॉन्फ्रेंसिंग रूम बना दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जजों को भी कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का समझा दिया गया था, तो उसी को आगे कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जजेस की ड्यूटी यहीं पे रहेगी। संबंधित जो जज होगा वही जाएगा कॉन्फ्रेंसिंग पे और वो अपने रूम से ही उनकी सुनवाई कर लेगा, बिना थाने में जाए या थाने से मुलजिम को बिना कोर्ट में पेश करे। दादरी की रहने वाली और अमेरिका से लौटी छात्रा सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
घर वालों का कहना है कि मनचलों की छेड़खानी के चलते ये हादसा हुआ था। इस घटना को लेकर हमारी टीम ने पूर्व दिल्ली की कई लड़कियों से ये जानना चाहा कि वो एक लड़की होने के नाते खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। इस पर उनका कहना है कि इस तरह के हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक ऐसे मंचलों के खिलाफ और ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे। आए दिन रेप और छेड़छाड़ की वारदातें देखने और सुनने को मिल जाती हैं। प्रशासन को ऐसे हादसों पर जीरो टॉलरेंस का रास्ता अपनाना होगा और अपराधियों को लेकर सख्त रुख अपनाना होगा। दिल्ली हमारे लिए बहुत ही अनसेफ हो चुका है। कोई जगह सेफ नहीं है, कोई वक्त सेफ नहीं है हमारे लिए बाहर जाने के लिए। लड़के इतनी टीजिंग करते हैं, इतना परेशान करते हैं, हमारा पीछा करते हैं, हमें इतनी गंदी गंदी नज़रों से घूरते हैं कि हमें डर लगता है कि पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए। कोई हम कहीं भी जाएं, हम ट्यूशन जाएं, हम अपने दोस्तों के साथ कहीं जाएं, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कपड़े पहन के जाएं, चाहे साड़ी, सूट, जीन्स टॉप, स्कर्ट टॉप, कुछ भी पहन के जाएं, ये लड़के हमें नहीं छोड़ते। मैं सुदिशा केस के बारे में ही बात कर रही हूँ। आखिर कब तक हमारे देश में लड़कियों को मॉलेस्टेशन और रेप का शिकार होते रहना पड़ेगा? आखिर कब तक? हमारी गवर्नमेंट इसके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं बना रही है? क्यों हम हर बार एक कैंडल मार्च लेकर निकल जाते हैं जस्टिस के लिए? हम चाहेंगे कि ऐसा केस हमारे देश में आए ही ना। हमारे देश में रेप केसेस जीरो हो, मॉलेस्टेशन केसेस जीरो हो। ऐसा कब होगा? हम इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा। उनको एक ऐसा कानून बनाना ही पड़ेगा जिससे इन कल्प्रिट्स की हिम्मत कम हो। उसके पेरेंट्स का क्या? उसकी तो लाइफ ऐसे ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि दो लड़कों ने डिसाइड करा कि वो लड़की को हमें छेड़ना है। वो क्या कर रही थी? चाचा के साथ बाइक पे जा रही थी एंड पीछे से दो लड़के आए, उनका एक्सीडेंट हुआ एंड शी डाइड। ऐसे कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि 12 साल की लड़की का रेप हो गया। 12 साल, कितनी छोटी है वो, उसका रेप हो गया। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब कोई लड़की सेफ फील नहीं कर सकती है। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को आ ही जाता है कि किसी को छेड़ दिया, किसी का रेप हो गया। उम्र का फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर बाहर हो, उम्र का इसमें लेना देना नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि खुद को स्ट्रांग बनाओ। बच्चे कैसे खुद को स्ट्रांग बनाएंगे? ये तो फिर सोच का सवाल हो गया ना। अब बात आती है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोड पर चल रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं रोड पर चल रही हूँ, क्या मैं खुद को सेफ फील करती हूँ या नहीं? आई थिंक नहीं। एक जो सोच है, जो गुनाह कर रहा है, उसकी एक सोच बन चुकी है, लेकिन जो हमारे अंदर घुस चुकी है वो भी यही डर है कि खुदा न खास्ता अगर हम बाहर हैं, चाहे वो दिन का समय चाहे वो रात का समय, हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है कभी भी। आए दिन का तमाशा हो गया है। ख़ासतौर पे ये जो लड़के बाइक पर जा रहे होते हैं, ये हेलमेट में होते हैं तो सीसीटीवी कैमरा में इनकी आइडेंटिटी भी नहीं रिवील हो सकती है। और चलते हुए बाइक में ये लड़कियों को छेड़ते हैं, दुपट्टा खींच दिया, बैग खींच दिया, बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है लड़कियों को। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं ये सोचती हूँ कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए प्रशासन की तरफ से भी। जैसे कि पुलिस वाले जो लेडी कॉप्स हैं या जेंट्स कॉप्स हैं, वो प्लेन कपड़ों में जगह जगह तैनात किए जाएं। और जनता की खुद भी जिम्मेदारी बनती है, तो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया जाए। और लड़कों की जो अपब्रिंगिंग है, इस पे ज़रा ध्यान दिया जाए। ये आज की पहली बात नहीं है जो सुदीक्षा के साथ हुआ या निर्भया के साथ हुआ, जिसने 12 साल लग गए एक लड़की को इंसाफ मिलने के लिए। उस लड़की की उसमें क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी। ना जाने ये कब तक, कहाँ तक हमें सुनने को मिलेगा कि ये लड़की की क्लोथिंग को लेके, इसकी बातों को लेके, इसे रात में नहीं घूमना चाहिए। क्यों नहीं घूमना चाहिए? जब अगर लड़के घूम सकते हैं तो हम भी घूम सकते हैं, हमारे कपड़ों को लेके। या फिर हम क्यों सेफ फील नहीं करते? दिल्ली सरकार दिल्ली की सड़कों का कायाकल्प करने जा रही है। आए दिन सड़कों की बदहाल व्यवस्था की वजह से हम लोगों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हमारे रिपोर्टर हर रोज आपको नई नई सड़कों को दिखा रहे हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि पूर्व दिल्ली के आवाम को क्या क्या परेशानियां होती हैं जब सड़क बदहाल होती है। आज हमारे रिपोर्टर कुणाल ने कृष्ण नगर से कांति नगर तक का जायजा लिया, जिसमें सड़क बदहाल दिखाई दी। सड़कों के पास के फुटपाथ टूटे हुए थे। पार्किंग की सुविधा ना होने की वजह से लोग फुटपाथ पर ही गाड़ियों को पार्क कर देते हैं, जिससे सड़कों पर जाम लग जाता है। इलाके के लोगों का कहना है कि बारिश में जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से घंटों जाम लग जाता है। लोगों को आने जाने में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आवाम का कहना है कि दिल्ली सरकार पायलट योजना से इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराए।
आसपास प्लांट लगाए जिससे लोगों की समस्याएं कम हों। हम लोग कई पहले शिकायत इसकी प्रशासन से कर चुके हैं पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं इस सड़क पे बदलाव चाहता हूँ। जैसे ये ग्रीनरी इतनी हो रही है, आप साउथ दिल्ली चले जाइए या ITO पार कर लीजिए तो इतना नीट एंड क्लीन मिलता है, इतनी ग्रीनरी होती है, मतलब फ्रेश एयर इतनी होती है। मैं सुबह साइकिलिंग के लिए भी जाता हूँ तो मतलब इतना फील होता है कि हाँ बंदा उधर ही रह ले, इस दिल्ली छोड़ ही दे। आप फुटपाथ का हाल देख लीजिए, वो टूटे हुए हैं। बिल्कुल जो डेवलपमेंट होना चाहिए ज़मीनी स्तर पे वो दिल्ली सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, उसे उन्हें करना चाहिए ज़मीनी स्तर पे। बिल्कुल पार्किंग की तो बहुत ज़्यादा समस्या है जमुना पार में। तो आप किसी भी एरिया में चली जाइए, यहाँ पार्किंग है ही नहीं। जैसे बाहर के देशों में है वैसे यहाँ करना चाहिए ना। कितना यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। पानी की दिक्कत होगी, पोल्यूशन, जब स्टैंड बनेंगे ट्रैफिक नहीं रुकेगा, पोल्यूशन अपने आप कम होगा। ग्रीनरी अच्छी होगी, डेली पानी होएगा, पानी डलेगा। सरकार फूल पौधे पेड़ पौधे लगा देती है, पानी देती नहीं है डेली। कौन देता है यहाँ पे पानी, बताओ। इसके अंदर सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं, खाली इसी सड़क पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जमुना पार के अंदर ड्रेनेज सिस्टम इतना कंडम हुआ पड़ा है। आप देख लो, अगर अभी आधा घंटा बारिश हो जाए तो यहाँ इतना इतना पानी आ जाएगा। चलना भी दुभर हो जाता है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पड़ते। और सीवर सिस्टम बिल्कुल बकवास हुआ पड़ा है। इवन लोगों के घर के जो पीने का पानी है उसमें आ रहा है। कम से कम उसको तो सही कर दो पहले। 3 व्हीलर्स खड़े हो जाते हैं, आड़े तिरछे, जो ग्रास रूट के काम है वो तो शुरुआत करो, तब आप बात करोगे यूरोप स्टैंडर्ड की। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ नहीं, आड़ा तिरछा लोग चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि रोड ये जो पटरी है बनाई जाए, रिपेयरिंग करके ढंग से बनाई जाए जिससे कि आदमी चल सकें और इन पटरियों पर कोई भी गाड़ी ना खड़ी की जाए। जबकि वहाँ पर वो उन्होंने लगाया गया, उनको तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर गाड़ियाँ पूरे पटरी पर खड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं एक तो मतलब कि जो पटरी के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये ना हो, वो अपने मतलब सड़क के ऊपर ही रहें और पटरी पर ना चढ़ाई जाए। दूसरा मुझे की बात है कि रोड जाए मतलब कि क्लियर चिट होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम देखने को मिल रहे थे पर बीते दिनों कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर बढ़ता हुआ नजर आया। कोरोना को लेकर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने डॉक्टर अनिल गोयल से बात की और ये जानना चाहा कि आखिर क्यों इस तरह के मामले फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक कोरोना की वैक्सीनेशन मार्केट में नहीं आ जाती तब तक लोगों को कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा और एहतियात बरतने होंगे। लोगों से दूरी बनाकर रखना और हमेशा मास्क पहनकर रखना ही कोरोना को हराने का फिलहाल एकमात्र रास्ता है। लोग अब भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं जो कि बेहद घातक साबित हो सकता है। दिल्ली में जहां पहले आंकड़ों में कमी आ रही थी कोरोना के पेशेंट्स को लेकर, वहीं अब आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है। और इसके पीछे क्या कुछ कारण है, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर अनिल गोयल मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके। जो 1000 के नीचे केसेस हो गए थे अभी वो 1000 के ऊपर पर डे आ रहे हैं 3-4 दिन से, और हॉस्पिटल एडमिशन्स में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसके मूल कारण एक तो पब्लिक का जो डर खत्म हुआ और उस कारण से उन्होंने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना शुरू कर दिया और सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म को छोड़ दिया और मास्क लगाना बंद कर दिया या कम कर दिया। तो सबसे पहले तो उनको पब्लिक को समझना होगा कि ये केसेस फिर बढ़ जाएंगे अगर ऐसे ही ये करते रहे। सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अब जैसे रेनी सीजन आया है और हाई ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर के कारण भी वायरस का मल्टीप्लिकेशन बढ़ सकता है। फिर से पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप घर में क्वारंटाइन हैं, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से नीचे जाता है, आपका रेस्पिरेशन रेट 24 से ऊपर जाता है, आपको बराबर बुखार 100-101 रहता है 2-3 दिन, तो अस्पताल में तुरंत भर्ती हो जाए। क्योंकि इसमें जो सेफ्टी विंडो है, सेफ्टी विंडो इन कोरोना कि जहाँ पर दवाइयों का असर होता है वो पहले 7 दिन में है। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ अगर 7 दिन में वो दवाइयाँ मिल गई आपको और आप हॉस्पिटल की केयर टाइम पर, ऑक्सीजन मिल गई टाइम पर, आपको जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं या प्लाज्मा है वो मिल गया, डेक्सोना है मिल गया, तो निश्चित रूप से ये कोरोना से आपकी जान का खतरा कम हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन यही अगर आप 10 दिन बाद 10 दिन घर में रहे और 10 दिन तक आपने उस बीमारी को ख़राब कर लिया, बढ़ गया, तो आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन से प्रॉब्लम हो सकती है। अब लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? फिलहाल आपको बता दें 1% कारण है लापरवाही, दूसरा % कारण ये है कि लोगों ने ये सोच लिया है कि वैक्सीन आ रही हैं और अब इसमें ढिलाई बरतनी है, तो ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि आने वाले कई और समय तक ये जो वैक्सीन है वो लॉन्च नहीं होने जा रही है।
प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप, कैंट, CCN। दिल्ली में जिम खोलने को लेकर आम आदमी पार्टी ने तो इजाजत दे दी थी, पर दिल्ली के LG ने ये फैसला बदल दिया है। जिम खोलने को लेकर नहीं दी जा रही LG की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर जब जिम मालिकों से बात की गई तो जिम मालिकों का कहना है कि अगर मॉल खुल सकते हैं, दुकानें खुल सकती हैं, मंदिर खुल सकते हैं, तो जिम क्यों बंद करा रखा है, वो भी उस वक्त जब दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 90% से ज़्यादा पहुंच गया है। जिम बंद होने की वजह से न सिर्फ उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है, बल्कि लंबे अरसे से जिम बंद होने से उन लोगों को घर खर्च निकालने में परेशानियां हो रही हैं। जिम का रेंट नहीं निकाल पाते हैं, इक्विपमेंट्स का जो खर्चा है वो नहीं निकल पा रहा है। बहुत सारी परेशानियां उन लोगों को उठानी पड़ रही हैं। मैं LG साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि उन्हें हमारे जिमों से क्या प्रॉब्लम है। मंदिरों में जाके देखोगे आप तो इतनी भीड़ है, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? क्या हमारे जिमों में ही कोरोना है? और LG साहब को हमारे जिमों से क्या दिक्कत है? क्या वो हमने दिल्ली वालों ने केजरीवाल सरकार को जिताया है, क्या हमारे से उसकी दुश्मनी निकाली जा रही है? क्या वजह है LG साहब को, जबकि यूपी वगैरह सब जगह जिम खुल चुके हैं? हमें किराए से, हमें EMI से, हमें अपने बच्चों की फीस से, हमें अपने खर्चों से, हमें सबसे जूझना पड़ रहा है। यह LG साहब को हमसे क्या प्रॉब्लम है? जिम वालों को इस टाइम जी बहुत परेशानी है, हमारा स्टाफ परेशान है और जो लड़के भी परेशान हैं। जिम तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी इस और बढ़ेगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है जब केजरीवाल सरकार से खोलना चाह रही है तो LG साहब को क्या दिक्कत है। हाँ, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, अपने दोस्तों को जिनके जिम थे, उन पे इतना किराया चढ़ गया है कि वो उस किराए को देने में असमर्थ हैं और इस चक्कर में उनके मकान मालिक जो उनकी जिमों को जब्त कर रहे हैं और वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कोरोना ही मैटर करता है, फैलने वाला मैटर करता है, तो फिर ये मॉल क्यों खुले, शराब के ठेके क्यों खुले, मेरा ये कहना है। नहीं, अभी तो मैंने सुना है कि 10 से 15 बंदे एक बार में जिम कर सकते हैं। जो भी सरकार बोलेगी उसको हम फॉलो करेंगे, ये हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते और जैसे सरकार बोलेगी वैसा करेंगे। हम तो तैयार हैं इस चीज़ के लिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।